अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी नाज़िया इलाही खान। नाज़िया को सभी जानते हैं। बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आज आप आई हैं। जय श्री राम। Oh my God! जय जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच। नमस्कार आरजू जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बहुत थकी हुई हूँ। मुझे पता है बहुत काम कर रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मैं देखती हूँ ना कि इतना काम जो है वो फीमेल्स कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं लेडीज, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज हम बात करेंगे नाज़िया, एक तो नहीं आपके। आरजू जी, एक चीज और अच्छी है कि मेरी जिंदगी में ना कोई बॉयफ्रेंड अभी तक नहीं है। नहीं तो मार के भगा देता, बोलता निकलो तुम मेरी लाइफ से। नहीं, वो भी होना चाहिए, थोड़ा बैलेंस होना चाहिए लाइफ को। लेकिन ये जरूर है कि आज एक तो आपके एरिया कोलकाता जो है उसकी बात करेंगे, और मुझे वो इसलिए बहुत पसंद है वो एरिया, बिकॉज एक मूवी मैंने देखी थी राजेश खन्ना जी की, अमर प्रेम। वो वहीं पे पूरा उन्होंने दिखाया था, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एरिया। वहां पे अंडर वाटर मेट्रो जो है उसका इनॉग्रेट करने जा रहे हैं मोदी जी। लेकिन राहुल गांधी जी ने कुछ दिन पहले जो है, मैंने उस पे वीडियो भी बनाई है, उन्होंने कहा कि भारत में जो लोग हैं उनके पास जॉब्स नहीं है, उनकी हालत जो है वो बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान से भी खराब है। उसके ऊपर जब मैंने सोलो बनाया तो मुझे भारत से तो खैर दो चार ने बोला, लेकिन दो चार ने मुझे पाकिस्तान से भी सुना दी। लेकिन आप इंडिया में रहती हैं, क्या वाकई में इंडिया में ये हालत है लोगों की? मैं भारत में रहती हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी चीज है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे इकोनॉमिकल ग्राफ को देख करके, हमारी जीडीपी को देख करके, हमारे प्रोजेक्ट्स को देख करके, या बाहर देशों में जिस तरह से भारत का इतना गुणगान गाया जा रहा है, आप पाकिस्तान में बैठी हैं, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान से बदतर है मेरा भारत? नहीं, मुझे तो नहीं आपको लग रहा क्यों नहीं? बिल्कुल। महिलाओं की सुरक्षा से लेकर के, युवाओं के शिक्षा से लेकर के, सबके एम्प्लॉयमेंट से लेकर के, भारत की उन्नति, भारत की तरक्की, भारत के इम्प्रूवमेंट, भारत के डेवलपमेंट से लेकर के चांद तक का सफर इस भारत ने किया है और मोदी जी के नेतृत्व में किया है। चांद से लेकर के सूरज तक का सफर, अगर इस मनोबल को बढ़ाया है, किसी ने अप्रिसिएशन दिखाया है, किसी ने प्रोवोक किया है, तो वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। अब आती है बात के महिला शक्तिकरण, माँ शक्ति, नारी शक्ति, माँ भारती शक्ति, ये सारी चीजों को अगर एहसास दिलाया है भारत की नारियों को, तो वो मोदी जी है। 1984 से जो शाहबानो और सायरा बानो जो खून के आंसू रो रही थी 3 तलाक के नाम पर, उससे मुक्ति दिलाने वाला कौन है? मोदी जी है। पॉलीगेमी हलाला जैसी मतलब बदशक्ल, बदसूरत और अश्लीलता और बेहूदगी से निजात दिलाने वाला मुसलमान बेटियों को कौन है? मोदी जी है। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल दे करके महिलाओं को डेमोक्रेसी ऑफ टेम्पल, भारत के पार्लियामेंट के अंदर एंट्रेंस गेट देने वाला कौन है? मोदी जी है। तो जितनी भी मैं तारीफ कर दूं, मुझे लगता है कि वो तारीफ फेक तो कोई नहीं बोल सकता है, और आप पाकिस्तान से बैठ करके भी नहीं बोल सकती है, क्योंकि आपके यहाँ तो अरबी में हलवा कोई लिख लेता है तो उसको नंगा कर दिया जाता है उस औरत को। और कितने अश्लील और बेहुदा लोग हैं, और अपनी बातों का पाकिस्तान के मुसलमान पुष्टिकरण भी करते हैं कि उनको अरबी ना पढ़नी आती है ना समझनी आती है। आज मैं ओ माई गॉड लिख लूं तो सब पढ़ लेंगे कि अच्छा ओ माई गॉड लिखी और समझ भी लेंगे। लेकिन पाकिस्तान में अरबी में मैं खूबसूरत हूँ ये लिखा हुआ है, ये कोई पढ़ भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया। अब आती मगर है बात। उन्होंने मुस्लिम्स या उसकी बात नहीं की है। राहुल गांधी ने उन्होंने होल एक जो उन्होंने नहीं नक्शा नहीं, खींचा राहुल है, जो गांधी, उन्होंने नहीं बताने नहीं की नहीं, कोशिश की है, नहीं उससे मैं आरजू तो जी, खैर एग्री नहीं, लेकिन आपसे मैं नहीं जरूर समझना चाहूंगी कि असल हकीकत क्या है। नहीं नहीं, राहुल गांधी और कांग्रेस परिवार हमेशा से मुसलमानों का परिवार रहा है। और आपके चैनल में भी मुझे शहबाज शरीफ का एक एमएलए बोलता हुआ दिखाई दिया राहुल गांधी के प्रचार में, जो मैंने टोका भी था कि मुझे तो पता था कि 28 पार्टियां ही जुड़ी हैं कांग्रेस में, ये 29 पार्टी शहबाज शरीफ की कैसे आ गई। चलो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया है, तो ये इसके लिए तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगी। और हमेशा से देखिए, बिलावल भुट्टो भुट्टो बिल्लो रानी यहाँ आई थी, मुसलमान कैबिनेट एजुकेशन मंत्री 1947 से 1977 तक रहे थे, जो बहुत ही नजदीकी थे जिन्ना जी के। और
कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है उनके बारे में, जब मैं पढ़ती हूँ, इतिहास के पन्नों को खोलती हूँ, तो वो भारत के पुत्र कम और ज्यादातर मुझे स्लीपर सेल ही दिखाई देने लगते हैं, एजेंट्स ही दिखाई देने लगते हैं मुसलमान कम्युनिटी के। तो ये जो 5 एजुकेशन मंत्री आए थे, मौलाना अबू कलाम आजाद, हुमायूं कबीर, मोहम्मद करीम, फखरुद्दीन अली अहमद, नूरुल हसन, तो ये 5 एजुकेशन मिनिस्टर जो कैबिनेट मंत्री थे, नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक, तो 25 साल में अगर इन्होंने मुसलमानों को शिक्षा की तरफ रागिब किया होता तो आज ये रेडी नहीं लगा रहे होते, आज ये संतरा और केला और नारंगी नहीं बेच रहे होते, आज ये चाय दुकान में काम नहीं कर रहे होते, आज ये पराठे की दुकान में काम नहीं कर रहे होते। अब आती है बात कि टीवी चैनल्स पर आकर के और राहुल बाबा के जीप पर चढ़ करके कुछ लोग रोते हुए दिखाई दिए। तो वो उन लोगों से तो उन लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ कि भैया पिछले मतलब 60 साल से कहाँ सो रहे थे। अगर मैंने लॉ की डिग्री ली, जब मैंने लॉ की डिग्री ली तो मुझे कोर्ट के अंदर जाने से कोई रोक पा रहा है क्या? कोई नहीं रोक पा रहा है। मेरे अंदर क्वालिफिकेशन है, क्रेडिबिलिटी है, कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। आपने मुझे बुलाया, आप जानती हैं कि नाजिया इस मुद्दे पर बात रख सकती है, तो कोई मुझे नहीं रोक सकता है। आपको 50 फोन भी आ जाएगा कि नाजिया को मत बैठाओ, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक आएगा कि आप सोचिएगा कि नाजिया इसमें अच्छा बोलेगी तो मैं नाजिया को ही बैठाऊंगी। तो अगर जो लोग सिसक रहे हैं राहुल बाबा के गोद में बैठ करके, उनसे ये पूछा जाए कि जब 5 मुसलमान कैबिनेट एजुकेशन मंत्री आया था तो उसने ये क्यों बताया कि बाबर महान है, औरंगजेब अजीम है, शाहजहां बहुत बड़ा प्रेम का भक्त था। उनको ये बताना चाहिए था कि साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, आईएएस कैसे बना जाता है, आईपीएस कैसे बना जाता है, इंजीनियर कैसे बना जाता है, डॉक्टर कैसे बना जाता है। और कोटे, जब खुद एजुकेशन मंत्री जो है, कैबिनेट एजुकेशन मंत्री, जब पार्लियामेंट के अंदर मिनिस्टर बन के बैठ रहा है, तो कोटे तो वो मुसलमानों को दे ही सकता था। अब आप सोचो कि भारत में 3 लाख से ऊपर जब मदरसे खुल सकते हैं, तो एकेडमिक क्वालिफिकेशन और साइंटिस्ट बनने के लिए और इंजीनियर डॉक्टर बनने के लिए भी मुसलमानों के लिए भी खुल सकता था और बाकी लोगों के लिए भी खुल सकता था। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लोग तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा का नारा निकालते हैं। उससे बेटर ये नहीं होता कि वो ये कहते कि मोदी जी हमको इंजीनियर बनाओ, मोदी जी हमको डॉक्टर बनाओ, मोदी जी हमको आईपीएस बनाओ, ये बोलना चाहिए। असदुद्दीन अवैसी से लेकर के राहुल गांधी तक मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपने कभी भी अपने फॉलोअर को, अपने भक्तों को, या आप दोनों खुद, असदुद्दीन अवैसी और राहुल बाबा दोनों, आप लोग मंच पे चढ़ करके मोदी जी के सामने ये क्यों नहीं कहते कि भारत की बेटियों को साइंटिस्ट बनाना पड़ेगा, भारत की बेटियों को आईएएस आईपीएस बनाना पड़ेगा। अब ये बनने के बाद अगर मोदी जी नौकरी ना दे, तब आप करो, तब आप नेगेटिव बोला ना। लेकिन आपको 12 की स्पेलिंग नहीं आती, आपको 11 की स्पेलिंग नहीं आती, आप डीओ डू बोलते हैं और जियो गू बोलते हैं, और आप चाहते हैं कि मेरे को नौकरी नहीं मिल रही है। नहीं, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, आपको रेडी ही लगाना पड़ेगा। और 72 वर्जिन हूर के दीवाने इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उनके मुंह पर शोभा भी नहीं देता है। तो मैंने आपको बता दिया कि राहुल बाबा को एक्चुअली में कोई सीरियस नहीं लेता है। और मैंने 3 दिन पहले दिल्ली के कनॉट प्लेस के भीड़ में, कम से कम 1.5 लाख लोगों के भीड़ में मेरी बाइट हो रही थी, मेरा इंटरव्यू हो रहा था, और उस 1.5 लाख लोगों के सामने मैंने ये कहा कि राहुल बाबा को भारत की जनता और पूरी दुनिया सीरियस नहीं लेती है, एक्सेप्ट मुसलमान और पाकिस्तान सीरियस लेता है। इसके अलावा कोई राहुल बाबा को सीरियस नहीं लेता है। मगर साथ साथ आपके यहाँ एक जो मोदी जी इनॉग्रेट करने जा रहे हैं अंडर वाटर मेट्रो, तो आप खुद भी उसी जगह से हैं, तो क्या लग रहा है आपको कि ये कोई बड़ा स्टेप है, और ये इलेक्शन से पहले हो रहा है? खैर वो तो बहुत दिनों से रहा होगा यकीनन इसके ऊपर काम, लेकिन ये भी एक समझेंगे एक प्लस पॉइंट चला जाएगा बीजेपी को। नहीं, देखिए, कर्तव्यों का और कर्तव्यों के पालन को कभी भी हमने कभी सीखा नहीं मोदी जी से कि उसको वोटर्स के तरीके से देखा जाए या इलेक्शन में पॉजिटिविटी के तरीके से देखा जाए। मोदी जी के अंदर मैंने एक ऑरा देखा है कि वो सोचते हैं कि अगर मुझे ये चेयर मिला है तो इससे जनता को और भारत को लाभ होना चाहिए, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। अब उनको तो ये सपना नहीं आया था कि 2014 में जिस अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन की शुरुआत हुई है वो लोकसभा इलेक्शन से पहले कंप्लीट हो जाएगा, ये उनको सपना नहीं आया था।
और उनको इंजीनियर को उन्होंने बोला नहीं था ये जल्दी बना, मुझे लोकसभा में वोट ज्यादा चाहिए, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ये एक जो इंजीनियर्स होते हैं, जो वहां पर काम कर रहे होते हैं, ये उनका परिश्रम होता है, और वो साइमल्टेनियसली अगर वो कंप्लीट हो गया है तो उसको उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया। बहुत अच्छी बात है। मैं अभी होकर के भी आई, मैं सुबह, मैंने अभी आपको बताया भी लाइव स्टार्ट होने से पहले कि आज मेरे सर पर कोट भी था, और मोदी जी की स्पीच में कभी छोड़ नहीं पाती हूँ, तो मुझे जाना भी था देखने के, उनको सुनने के लिए, और न्यूज चैनल्स भी थे, तो थोड़ा सा एक हेक्टिक शेड्यूल था। और जिस हिसाब से जहां पर वो हावड़ा में वो इनॉग्रेट कर रहे थे, मैं वहां पर मौजूद थी, और इतनी खुशी हो रही थी आरजू जी, इतनी खुशी हो रही थी कि पश्चिम बंगाल जो बहुत ही पिछड़ा हुआ हो चुका है, जो लेफ्ट फ्रंट ने इसको पूरा निचोड़ दिया, फिर ममता सरकार ने तो पूरा मतलब मिनी पाकिस्तानी बनाने की पूरी कोशिश कर चुकी है। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे सिनेरियो में जहां पर संदेश खाली की माँ बहनें रो रही हैं, फिर भी एक पॉजिटिव साइन दिखाई दिया कि आज मेरा पश्चिम बंगाल, जहां पर इनॉग्रेशन हुआ है, वहां से मात्र 18 मिनट की दूरी पे मैं बैठी हुई, मात्र 18 मिनट की दूरी पर। लंदन इंग्लैंड में है अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, उसके बाद फिर आपका जर्मनी में है, न्यू जर्सी में है, कनाडा में है, साउथ कोरिया में है, उसके बाद फिर आलमबा में है, तो ऐसे कई जगह में, स्वीडन में है, आइसलैंड में है, यूएसए में है, इजिप्ट में है, स्विस में है, तो ऐसे कई, नॉर्वे में है, जापान में है, टोक्यो में है, बोस्टन में है, उसके बाद फिर चाइना में है, कोरिया में है, तो ऐसी जगहों में जहां पर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन हुआ करता था, आज भारत में पहला स्टेट, पहला राज्य है जहां पर अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन हुआ है। और जिस हिसाब से बच्चों के साथ, स्कूल के बच्चों से के साथ इंटरेक्ट करते हुए मोदी जी दिखाई दिए हैं, और मोदी मोदी का जो नारा लगा है, और लोग जो है पश्चिम बंगाल के, वो कहीं ना कहीं सारी चीजों को भूल करके, सारे दुख दर्द को भूल करके इस अचीवमेंट को, इस खूबसूरत लम्हे को कैप्चर किया है उन्होंने, और अपने आप को ये सोचा है कि भाई अब की बार तो 400 पार ही होगा, और 411 तो पक्का है, क्योंकि जो चीजें भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हर एक राज्यों को दे रहे हैं, वो इससे पहले कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इतना ऊंचा भारत के लिए सोचा ही नहीं था। बहुत खुशी हुई कि आज एक तरफ जहां पर बहुत सारे प्रोजेक्ट को उन्होंने इनॉग्रेट किया, बहुत सारे प्रोजेक्ट का उन्होंने अनाउंसमेंट भी किया, बहुत सारे मील्स है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, उसका भी उन्होंने अनाउंसमेंट किया, कई प्रोजेक्ट्स पर फंडिंग के लिए भी उन्होंने बात की, हरी झंडी भी दिखा दी, और साथ ही साथ अपनी स्पीच के बाद उन्होंने संदेश खाली की महिलाओं से वार्तालाप भी किया। जिस हिसाब से मोदी जी के हाथ कांप रहे थे उन महिलाओं की बात सुन करके, उनके आंखों में जो दर्द और उनके आंखों में जो आंसू दिखाई दे रहा था, तो मुझे कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने बहुत पास से देखा, तो मुझे कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि दूर से एक आवाज आई थी एक कश्मीरी औरत की कि भाई कश्मीर की बेटियां मलाला यूसुफजई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अब पश्चिम बंगाल की बेटियां भी निर्भया नहीं होंगी, क्योंकि मोदी जी का आशीर्वाद जब कश्मीर की औरतों पर और महिलाओं पर और बेटियों के सर पर आया, तो कश्मीर की बेटियां जब इतनी इंप्रूव और डेवलपमेंट हो सकती हैं, तो अब हमारे पश्चिम बंगाल की बेटियां भी पंख लगा करके आकाश में उड़ सकती हैं। तो दोनों चीजों को जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री ने बैलेंस कर करके चीजों को उन्होंने दर्शाया, और उन महिलाओं को आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिस तरह से भारत का पहला अंडर वाटर रेलवे स्टेशन जो उन्होंने इनॉग्रेट किया, वो हमारे लिए, दोनों चीजें हमारे लिए बहुत इमोशनल थी आज के दिन। बिल्कुल ऐसा ही आपने बात की मलाला की, और यकीनन वो बात आप कर रही है, याना मीर ने बात की थी लंदन में जाके, और बहुत जबरदस्त तरीके से उनकी भी बात पूरी दुनिया ने सुनी। लेकिन एक चीज और मैं लास्ट में पूछना चाहूंगी नाज़िया आपसे, कि अब मुकेश अंबानी के बेटे की शादी जो है वो हो रही है इंडिया में ही, और पहले ये होता था कि हम देखते थे जितने बड़े बड़े लोग थे वो कहीं ना कहीं बाहर जाके शादी करते थे। ये भी बात की जा रही है कि मोदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि जी आप इंडिया में ही या भारत में ही शादी करें, ताकि सारी जो भी खर्चा हो वो भारत के अंदर ही हो। क्या इसी वजह से वो शादी ऐसे कर रहे हैं, या आपको लगता है कि नहीं कोई और रीजन भी हो सकता है? बहुत बड़े बड़े लोग आए वैसे उनकी शादी में। मोदी जी ऐसा क्यों कहेंगे कि खर्च यहाँ का यहाँ रहे, ऐसा तो वो कह नहीं सकते। हर इंसान का अपना व्यक्तिगत डिसीजन होता है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब मैं पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ, तो अब क्या पश्चिम बंगाल में मुझे बोला जाएगा कि तुम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओगे, सिर्फ हाई कोर्ट ही प्रैक्टिस करोगे? ऐसा तो नहीं है।
लेकिन हाँ, एक संदेश, एक इन्फॉर्मेशन, एक अपनी बात को मोदी जी ने रखा था कि जब मेक इन इंडिया हो सकता है, तो वेड इन इंडिया भी हो सकता है। जिस तरह से उन्होंने मॉलडीव्स वाले सिचुएशन पर उन्होंने कहा था लक्षद्वीप को लेकर के, तो उसी तरीके से वेड इन इंडिया भी हो सकता है। और मेरा भारत इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है। आप कश्मीर चले जाओ, आप अंडमान अंडमान चले जाओ, आप दिल्ली में चले जाओ, आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, आप बंगाल चले आइए, आप बॉम्बे चले जाइए। बॉम्बे तो जाने के बाद लगता ही नहीं है कि हम इंडिया में हैं, हम भारत में हैं। जिस तरह से बॉम्बे दिखता है अब, या आप साउथ गोवा चले जाओ, तो इतनी खूबसूरत जगह है। अब अगर अंबानी जी ने अपने बेटे की शादी के लिए इंडिया को ही चूज किया, भारत को ही चूज किया, तो मैं उनकी तारीफ करूंगी कि उन्होंने भारत को चूज किया है और उन्होंने अपने भारत के प्रधानमंत्री की बात का लिहाज रखा है और उसको सर पलकों पे रख करके अंबानी जैसे लोग जो अभी के जमाने में मतलब राजा महाराजा हैं, तो वो अगर अपने अपने बेटे की शादी, अपनी औलाद की शादी अगर भारत में करना पसंद करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक इन्फॉर्मेशन जो है ना, ये नंगे नुच्चे बॉलीवुड के लोगों को भी पहुंच रहा है, जो बिकिनी पहन पहन करके इधर उधर नाचती फिरती रहती हैं, या आपके पाकिस्तान की जो क्या नाम है उसका, गोरी सी एक लड़की है, वो अपना बर्थडे मनाने के लिए बोट पर चले जाती है और अजीब से कपड़े पहन लेती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत एक इन्फॉर्मेशन है कि जब अंबानी जी की फैमिली भारत को चूज कर सकती है, तो बॉलीवुड में रहने वाले जितने भी नंगे नुच्चे जो एक्टर एक्ट्रेस हैं, उनको भी भारत को चूज करना चाहिए। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी कि जिस तरह से जो दूल्हा है, अंबानी जी का जो बेटा है, उसने जिस हिसाब से अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपने संस्कार और अपने सनातन धर्म के बारे में बात की है, मैं हैट्स ऑफ करती हूँ, हैट्स ऑफ। बहुत मुझे अच्छा लगा। और जो लोग कल तक ये कहा करते थे कि वो भारत में, जो एक्टर जैसे आमिर खान, ये लोग कहा करते थे कि वो भारत में सिक्योर नहीं है, उनको सामने बैठा करके जय श्री राम का नारा लगा दिया और शाहरुख खान भी उछलते कूदते आ करके जय श्री राम उसको बोलना पड़ा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि भारत में रहने के बाद तुम भगवान राम को नहीं मानोगे तो क्या नारे तकबीर बोलोगे? तो जिसको नारे तकबीर बोलना है वो पाकिस्तान जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे सबको मेरी तो पाकिस्तान हर चीज में पाकिस्तान भेजना शुरू कर देती हैं आप। नहीं, शाहरुख खान और इन सबको मैंने जय श्री राम बोलते पहले भी देखा है, और कोई गलत मतलब नहीं है, पाकिस्तान से भी लोग जय श्री राम बोल पाकिस्तान सकते एक हैं। ऐसी जगह है जहां पर क्रिश्चियन नहीं रह सकते, जहां पर हिंदू नहीं रह सकते, जहां पर बौद्ध नहीं रह सकते, जहां पर ईसाई नहीं रह सकते, जहां पर जैन नहीं रह सकते, इवन इवन शिया नहीं रह सकते, अहमदी नहीं रह सकते, बरेलवी नहीं रह सकते। वहां पर जो नारे तकबीर बोलेगा, जो जिहाद को एक्सेप्ट फॉलो करेगा, जो 72 वर्जिन हुरों को फॉलो करेगा, वही रह सकता है। तो जिसको जिसको भारत में, जिन मुसलमानों को भी भारत में डर लग रहा है, वो जा सकता है पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर नहीं, खुला है ना। पाकिस्तान में सब इस माइंडसेट के नहीं रहते। और अभी जो रिसेंटली जो वाकया हुआ था, ये जो इंसिडेंट था जिसमें वो ड्रेस वगैरह के पीछे पड़ गए थे, उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर सामने आई थी, उस पुलिस ऑफिसर का अगर आप इंटरव्यू देख लें, डिफरेंट मीडिया हाउसेस ने उनका इंटरव्यू लिया है इंटरनेशनली, तो वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से बात कर रही है और किस तरह से हम नहीं, इस मैं चीज को तो खत्म करने की, कम करने की कोशिश नेशनल कर रहे हैं कि जो न्यूज एक 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 मैंने एक्सट्रीमिज्म है पाकिस्तान में वो कम हो, उसको हम लोग कोशिश मैंने कर रहे हैं। नेशनल न्यूज पे इस बात को कहा है कि मैं उस पुलिस ऑफिसर को अप्रिशिएट करती हूँ कि महिला होते हुए भी बिना डर के और बिना किसी संकोच के उन्होंने महिला का सपोर्ट किया, और पहली बार ये पाकिस्तान में हुआ है। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया। लेकिन जिस मौलाना ने बैठा करके उसके नाक हम्म। रगड़वाए, उसको भी तो पैजामा खोल के मारना चाहिए था ना, नहीं, कि भैया तुम वो कहाँ तो हो। है बिल्कुल, लेकिन जाहिर है कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके ही चीजें चेंज होंगी, इस किस्म के लोग सामने आएंगे। और पाकिस्तान में सब एक माइंडसेट के नहीं रहते, यहाँ पे वो पुलिस ऑफिसर भी है, यहाँ पे ज्यादातर वो पाकिस्तान मौलाना भी है जो अंधेरी है। माफी मंगवा रहा था, यहाँ पे मैं भी रहती हूँ, यहाँ पे और लोग भी हैं। तो कुछ ना कुछ चेंज तो नाजिया आ रहा है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और अच्छी बात है, मैं तो उस पुलिस ऑफिसर को देख के भी काफी मुझे होप हुई कि शायद लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, बिल्कुल। यहाँ पे होना चाहिए। शी वॉज वेरी ब्रेव, शी इज हाँ, एक्चुअली वेरी ब्रेव। बिल्कुल मुझे ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तमाम बेटियों को उस हम्म, पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना चाहिए, जो डरती हैं, एग्जैक्टली। जिनको अभी देखिए ना, कुछ कुछ यूट्यूबर्स को भी कितना पकड़ करके मारपीट कर देता है, बहुत कुछ हम्म। होता है ना। तो ये हम्म, गलत है ना भाई। इंसान की बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम उसको बोलने दो, तुम उसको सब कुछ करने दो। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी, मैं अल्लाह प्रिंट किया हुआ क्या कपड़ा नहीं पहन सकती? बिल्कुल पहन सकती है, कौन मुझे मना बिल्कुल। करेगा? और जहां से लिया वो भी तो सऊदी अरब से ही खरीदा ना, वहां पे हाँ, क्या देंगे इस्लामाबाद से की बात तो ये है
कि जहां से वो लेकर आई थी बेचारी। एक्चुअली में आरजू जी होता क्या है ना कि भारत और पाकिस्तान के मुसलमान जो है ना, ये पैगाम रसूल वाले मुसलमान नहीं है, ये पैगाम मुगल वाले मुसलमान है, इसलिए चिटिंगबाज दिखाई देते हैं। ऐसा ही है, और जहालत है इनकी कि खत्म होने में नहीं आ रही, लेकिन खैर हम लोग फिर भी बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच नाजिया कि आज आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो थैंक यू। मच। थैंक यू। नमस्कार, जय जय श्री राम।